नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के बाद इस वक्त झारखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी का समन जब हेमंत सोरेन को जाता है तो वो गायब हो जाते हैं, लेकिन 40 घंटे बाद कल रांची में नजर आते हैं। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि ईडी का सामना उनसे होगा और सवालों की बौछार होगी। मामला जमीन घोटाले का है, लेकिन सत्ता पक्ष इस वक्त आरोप लगा रहा है कि सभी भ्रष्टाचारी के पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन इस वक्त विपक्ष ईडी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से जानबूझकर किया जा रहा है। आज इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन 40 घंटे तक गायब रहे, आखिर क्यों विपक्ष सत्ता पक्ष पर टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुलाकात सबसे पहले आपकी करवा देते हैं कि करके सवालों की बौछार उनसे करेंगे और आपके सभी सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। शिशिर कौडिल्य जी कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, श्रेष्ठ भारत पर आपने समय निकाला। प्रतुल शाहदेव जी हैं बीजेपी से। प्रतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने श्रेष्ठ भारत के लिए समय निकाला। सत्येंद्र सिंह जी हैं, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने समय निकाला श्रेष्ठ भारत के लिए। सबसे पहले शिशिर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बड़ा सवाल तो है ही सर, जमीन घोटाला होता है और सेना की जमीन का घोटाला। दूसरे देशों में तो इसे राजद्रोह कहा जाता है, लेकिन अगर भारत की बात करूं तो जब ईडी कार्रवाई कर रही है, अगर सत्ता पक्ष कहता है कि सभी भ्रष्टाचारी की पोल पट्टी खुल रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्यों हेमंत सोरेन चले जाते हैं खुद ईडी के सामने और सारी सच्चाई बता दें अगर वो निर्दोष हैं तो? नहीं, एक बात मैं बताऊं हर्ष जी की ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बदतमीजी है। इसे बदतमीजी कहेंगे। जो व्यक्ति मान लिया ठीक है वो क्रिमिनल केस है, उन पर लॉन्च हुआ है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है, जो खुद के यहाँ बुला करके और आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने को तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके ऑफिस से बाकायदा मेल भेजा गया ईडी को कि आप 31 तारीख को सेकंड हाफ में, यानी 31 जनवरी को सेकंड हाफ में आप आए और हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके इस प्रकार की बदतमीजियां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडा दिखा करके कर रही है, देश ये देख रहा है। और आप ये बताइए कि हेमंत सोरेन वेल नोन फेस है, एक चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं, झारखंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनका चुनाव हुआ है। बावजूद इसके उनके साथ इस प्रकार की जो बदतमीजी की जा रही है, ये बिल्कुल उचित नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन 40 घंटे तक गायब क्यों हो गए थे फिर? जब आप कह रहे हैं कि भैया वो तो खुद ही बुला रहे हैं ईडी को और कह रहे हैं कि पूछताछ करिए, तो 40 घंटे क्यों गायब हो गए? कल विधायक दल की मीटिंग शामिल थे। विधायक दल की मीटिंग झारखंड में कहां गायब थे? अब मुख्यमंत्री का एक एक जो है, मुख्यमंत्री के एक एक प्रोग्राम बता करके पूरा किया जाएगा। मैं आता हूं आपके पास क्योंकि कई सवाल मेरे भी हैं, मैं आपसे पूछूंगा। प्रतुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रतुल जी, विपक्ष टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है ईडी की और कह रहा है कि आपकी भेजी हुई एजेंसी है भैया और बीजेपी ये सब कर रही है। चाहे कांग्रेस की बात करूं, हेमंत सोरेन साहब की बात करूं या अन्य विपक्ष की बात करूं, पूरा विपक्ष एक ही सुर में ये कह रहा है कि ईडी की टाइमिंग, जब ऐसे में चुनाव होने हैं, चाहे बिहार की बात कर ली जाए, बिहार में जैसे ही नीतीश बाबू आपके यहाँ आते हैं छापेमारी शुरू हो जाती है, ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। हेमंत सोरेन साहब भी यही कह रहे हैं, मसला क्या है सर? देखिए, सबसे पहले हर्ष, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज मैं कौन सी पुस्तक पढ़ रहा हूं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, द प्रेसिडेंट इज मिसिंग बाय बिल क्लिंटन एंड जेम्स पैटरसन। अब आप सोच लें, जैसा पॉलिटिकल थ्रिलर्स में होता है, जो एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल में होता है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी 40 घंटे तक गायब थे और वो मुख्यमंत्री ने राज्य के 3.5 करोड़ जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। आप सोचे हर्ष, पूरी संवैधानिक मशीनरी ठप हो गई थी, कोई आदेश देने वाला नहीं था, ईश्वर की कृपा हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, नहीं तो पूरा व्यवस्था को उन्होंने पंगु कर दिया था। जब राज्यपाल ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री को कहा कि आप सामने आए, और उसके बाद 40 घंटे के बाद वो नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत होते हैं। और देखिए, वो मुख्यमंत्री स्टेट के, हमारे भी मुख्यमंत्री है, लेकिन हमें शर्म आती है, झारखंड को शर्मसार किया। हमारा मुख्यमंत्री एक भगोड़े फरार अभियुक्त की तरह भागता दिखे तो ये बेहद आपत्तिजनक है।
और दूसरी बात, मैं कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, इनके जैसे मित्रों के रहते हेमंत सोरेन को शत्रु की क्या आवश्यकता। इन्होंने कहा कि केस लॉन्च हो जाए। केस तो हमारी जानकारी में अभी तक हेमंत सोरेन के खिलाफ लॉन्च नहीं हुआ। एक सेना की जमीन जरूर थी जिसको बेच दिया गया था प्राइवेट पार्टी के हाथ में, उस पर उनको क्वेश्चन करने के लिए बुलाया गया था। और हर्ष, आप देखें कि टाइमिंग पर प्रश्न उठा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब मुख्यमंत्री की माइनिंग सेक्रेटरी के सीए क्या रेड हुआ, 20 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। जब मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि के सहयोगियों का रेड हुआ, 9 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था, करीब 150 करोड़ रुपए की इलीगल प्रॉपर्टी सीज हुई थी। तो उसके तार जुड़ते जुड़ते सत्ता के खिलाफ प्रेम प्रकाश के यहाँ जब रेड हुआ तो उसका मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड के 2 AK-47 बरामद हुए। और उसके यहाँ एक अंचल कर्मचारी भानु प्रताप के कागजात बरामद हुए। भानु प्रताप के यहाँ जब रेड हुआ तब इस सेना की जमीन का खुलासा हुआ। 6 महीने में 10 समन मुख्यमंत्री को हो चुका है। और ये जो कह रहे थे कि ईडी की बदतमीजी है, मुझे घोर आपत्ति है अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे, सुरक्षा बलों के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने का। और मैं कैसे मानता हूं, देखिए कैसे इन बातों को घुमा रहे हैं। 7 समन तक मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब हम नहीं आएंगे, बहाने बनाते रहे। 8वें समन में जब ईडी ने कहा कि आप नहीं आएंगे तो हम आते हैं, तो 20 तारीख को आखिरकार मुख्यमंत्री के आवास पर पूछताछ हुई। 9वें समन में जब ईडी ने समन किया मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री ये सब ब्यौरा तो सबको पता है सर, लेकिन विपक्ष इस वक्त एक आरोप लगा रहा है, सुन लीजिएगा। वो ये कह रहा है कि आपके पास एक अलग से वॉशिंग मशीन है, कोई भी नेता जाता है क्लियर हो जाता है। इसका जवाब सर, क्योंकि ये सभी विपक्ष के नेता कह रहे हैं को जो 10वां समन ईडी ने इशू किया, उसमें मुख्यमंत्री को कहा कि आपको 48 घंटे में बताना है कि 29 तारीख या 31 तारीख किस डेट को आपसे पूछताछ होगी। मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। 27 तारीख की मियाद खत्म हो गई, तब ईडी उनके घर पहुंची। और मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से रात के 2 बजे भाग गए शॉल ओढ़कर। हमारा मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने कानून के प्रति आस्था की शपथ ली वो भगोड़ा हो जाता है। 40 घंटे तक प्रदेश की व्यवस्था हकलान थी। मुख्यमंत्री मिसिंग, मुख्यमंत्री फरार। मुख्यमंत्री कहां थे साहब? ही इज द पब्लिक फिगर, उनको तो आंसर करना ही होगा। और सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं, जांच एजेंसियां अपने हिसाब से काम करती हैं। और इसको अगर आप इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन तो 2 साल पहले शुरू हुआ था। इसके तार जुड़ते जुड़ते मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री के पास कुछ छिपाने को नहीं था। तो साहब, अगस्त से अब तक 10 समन हो चुके हैं, एक ही समन का उन्होंने सामना किया। बाद में 48 घंटे की मियाद पूरी हो गई थी, उनके घर पहुंच गई। मैं कह रहा हूं ना, आज कयामत की रात है। हर चुनाव का जो फैसला होता है ना, कयामत की रात। चलिए ठीक है सर, लोकतंत्र में क्या करना है क्या नहीं है वो जनता तय करती है। खैर, आप दोनों पार्टियों को जनता देख रही है और जनता समझ रही है, आगे आने वाले समय में वही फैसला लेगी। शिशिर जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन सत्येंद्र सिंह जी के पास मैं जाना चाहूंगा। पूर्व डिप्टी डायरेक्टर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में कहा जा रहा है जुड़ेंगे क्योंकि नेटवर्क इशू है उनका थोड़ा सा। शिशिर जी, क्या कहेंगे आप? जो तमाम बातें प्रफुल्ल शाह जी ने कही हैं वो तो कई सवाल आप पे ही खड़े करती हैं ना सर। गायब हो जाना, बात का जवाब ना देना, और झारखंड का जहां तक मैं जिक्र करता हूं, जो सियासी घटनाक्रम हम देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में क्या क्या हो रहा है, वो तो कई सवाल खड़े करता है। वो तो दिख रहा है सबको, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, आईना दिखा रही हैं तस्वीर। दरअसल हर्ष जी, हमारे जो बीजेपी के मित्र हैं, मैं उनको बता दूं कि इनकी पार्टी वॉशिंग मशीन है, और इतनी बेहतरीन वाली वॉशिंग मशीन है कि इनके प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का। लेकिन जो ही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, उनका घोटाला गौण हो जाता है। इनके पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं नारायण राणे के ऊपर, लेकिन जो ही नारायण राणे बीजेपी के पाले में जाते हैं, उनका आरोप गौण हो जाता है। इनके पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर। हेमंत बिश्व शर्मा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको मुख्यमंत्री आसाम का बनाया जाता है और सारे आरोप उनके गौण हो जाते हैं। आखिर ये वजह क्या है? ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? मैं ये पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी वॉशिंग मशीन है, उसमें कौन सा डिटर्जेंट वो इस्तेमाल करती है? नंबर 1। नंबर 2 कि बाकी जो भी विपक्ष इनसे लड़ने को तैयार है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी बिहार में हो, या फिर हेमंत सोरेन जी झारखंड में हो, या फिर अलग अलग राज्यों में और भी नेताओं के ऊपर, भूपेश बघेल के ऊपर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, और ऐसे कई नेता जो विपक्षी दल के हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई और आईटी का डंडा चलता है। तो बड़ा अच्छा किसी ने नारा दिया है हर्ष जी, मैं आपको बताऊं बीजेपी के लिए, कि बीजेपी की 3 लुगाई
आईटी, ईडी, सीबीआई, सर आप इस कहावत प्रकार बहुत का अच्छी जो कर है लेते हैं, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। बीजेपी से वॉशिंग मशीन का सवाल मैंने पूछ लिया, अब आप नहीं बताएंगे प्रदीप बागची कौन था करीबी की जिसके बात हो रही है, जो सामने आ रहा है कि हेमंत सोरेन के करीबी है, जिसका नाम लिया जा रहा है, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं शिशिर जी। जी, मान लिया कि जमीन के स्कैम के मामले में ईडी ने पूछताछ की बात कही और पूछताछ ईडी के द्वारा की गई मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री उस कह लीजिए कि केसेस के इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट कर रहे हैं, फिर इस प्रकार का जो है, इस प्रकार की बदतमीजी क्यों हो रही है, ये मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। लड़खड़ाती आखिर है, वो चुने हुए वही आपके सरकार के साथ हो रहा मुखिया है। ठीक है, हैं। मैं आऊंगा प्रतुल जी आप आपके इस पास प्रकार तुरंत आ रहा हूं, आप लेकिन इस सत्येंद्र प्रकार सिंह से जी उनका मेरे साथ जुड़ बदतमीजी गए नहीं हैं। कर सकते। आ रहा हूं प्रतुल जी। सत्येंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सत्येंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? शायद सत्येंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रतुल जी, शिशिर जी ने जो तमाम बातें कही हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन का सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन उनकी तसल्ली के लिए एक बार फिर से जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि वॉशिंग मशीन आपके पास एक बहुत बढ़िया सी है, जो जाता है वो क्लियर हो जाता है। नीतीश बाबू अभी गए, हाल ही में आरजेडी से गठबंधन टूटा तो आरजेडी से आप पूछताछ कर रहे हैं, कल ही तेजस्वी यादव होके आए। लालू प्रसाद पर केस मुझको याद नहीं हो किसके समय हुआ था, कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तो आज जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ये इनके समय का ही शुरू किया गया है। देखिए, जहां तक बात हो गई वॉशिंग मशीन की ना, तो हमारे जो भी नेता दूसरे पार्टी से बदल कर आए हैं, एक उदाहरण बताते जिसका केस समाप्त हुआ हो, समाप्त होने की मैं बात कर रहा हूं। और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस के सरकारों में किस तरीके से केस समाप्त किया जाता था। जिस समय 2007 में न्यूक्लियर डील हुई थी और कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया था, तो मुलायम सिंह यादव पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस चल रहा था, उनके परिजनों पर भी चल रहा था सीबीआई के द्वारा। सीबीआई जब चार्जशीट जमा करने वाली थी, तो उसी समय कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस न्यूक्लियर डील पे मुलायम सिंह ने समर्थन दिया और एक हफ्ते के भीतर सीबीआई ने केस को विड्रॉ कर लिया। तो ये होता है क्विड प्रो क्वो, यानी आपने मेरे लिए कुछ किया, मैंने आपके लिए कुछ किया, तो ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। और इनके स्कैम्स की तो लंबी फेरिस्त है साहब, मैं नहीं रिपीट करना चाहता। कॉमनवेल्थ 2G 3G 4G जीजा जी, वो कांग्रेस का क्या है। और देखिए, मैं तो पहली बार सुन रहा था इनको कहते चिट फंड घोटाले का भी जिक्र करती है कांग्रेस सर, असम के सीएम का भी जिक्र करती है, उनका ज्यादा होता है दरअसल। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन सर प्लीज सत्येंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है सत्येंद्र जी, मेरी आवाज हाँ आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है सर, सवाल मेरा ये है, क्योंकि अभी शिशिर जी कह रहे थे कि ईडी की बदतमीजियां हैं। फिलहाल किसी भी गलत शब्द का हम समर्थन नहीं करते, शेष भारत समर्थन नहीं करता, लेकिन शिशिर जी इन बातों को कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं, अगला कदम क्या होगा ईडी का? क्योंकि 40 घंटे तक तो गायब भी रहे सोरेन साहब, अब आज पूछताछ होगी, क्या अगला कदम होने वाला है ईडी का? कौन से सवालों की बौछार होगी? क्योंकि ये पूरा मामला तो आप जानते हैं सर। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो हेमंत सोरेन जी को सम्मन दिया गया था, उसमें उनको लिखा गया था कि 27 से 31 तक की आपको डेट में समय चूज कर लें, प्लेस चूज कर लें, लेकिन उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड करना ही उचित नहीं समझा जी। उन्होंने रिस्पॉन्ड तब किया जबकि थोड़ा सा ईडी ने उनको ढूंढना शुरू किया कि भाई कहाँ है, क्योंकि बयान दर्ज करना जरूरी है किसी भी केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए। तो जो भी कार्रवाई है वो सब विधि सम्मत है जी। अब उसको किसी भी तरह से देख लिया जाए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन सत्येंद्र जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या हेमंत सोरेन साहब की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि जो मामले हैं सर, उस मामले में पूछताछ होगी, सवालों की बौछार होगी, क्योंकि हिंट तो कई पहले भी मिल चुके हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन साहब के करीबी की बात सामने आई, उनका नाम सामने आया, क्या गिरफ्तारी तय है? इसका कोई हिंट मिल सकता है? देखिए, मैं क्योंकि इस जांच से भी जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। फिलहाल प्रतुल जी अब आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि शिशिर जी ने कई सवाल पूछे थे, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल लेता हूं। प्रतुल जी, टीम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ साहब, इन्होंने और शर्मसार कर दिया झारखंड को।
हेमंत भाग का केस चलता रहा, हेमंत 40 घंटे तक लापता रहे, मुख्यमंत्री फरार, मुख्यमंत्री भगोड़े की तरफ बिहेव कर रहे थे। उन्होंने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली थी, लेकिन ठीक इसके उलट वो बिहेव करते दिखे। और हमारा मानना है कि हद तो तब हो गई जब सब बेचते बेचते सीमा का राशि में जो प्राइम लैंड था वो 4.5 एकड़ की, जिसकी कीमत 150 करोड़ के आसपास है, उसको भी प्राइवेट पार्टीज के हाथ में सेटल कर दिया गया। और ईडी की जब दी गई मियाद खत्म हो गई 27 तारीख को, जब मुख्यमंत्री को पीसी बताना था, तो ईडी की दबिश शुरू हुई। लेकिन मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से भागेंगे साहब, शॉल को ढक के चेहरे से। ये हमारा मुख्यमंत्री सुनील नहीं था। विक्टिम कार्ड खेल रही है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन हमने कब कहा था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनसे 10 घंटे एसआईटी ने पूछताछ की थी। हमने तो कोई नहीं कहा था कि पिछड़ा का बेटा है। हमें देश की कानून व्यवस्था पे, जांच एजेंसियों की अदालत पर विश्वास था। और वो भी वही सवाल ये है विपक्षी पार्टियों का कि ईडी आपके नेताओं से पूछताछ नहीं करती, वहां क्यों नहीं जाती अगर मामले हैं तो? असम के सीएम का नाम तो ले ही रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी प्रतुल जी, आपसे ही सवाल है, ये कांग्रेस का सवाल है, विपक्ष का सवाल है आपसे कि ईडी क्यों आपके नेताओं के पास नहीं जाती, क्योंकि मामले तो उनके पास भी हैं। अब मैं आपको गिनवा दूं किसके पास। मैं शुरू करता हूं। पूर्व विधायक शाहबादी झारखंड, मनोज कंबोज बड़े नेता है मुंबई में, वीएस शर्मा बड़े नेता है गुजरात अहमदाबाद बीजेपी के। इसके अतिरिक्त हमारे दर्जनों नेताओं के यहाँ जब भी सेंट्रल एजेंसीज के स्कैनर पे रह चुके साहब, दुष्यंत सिंह की बात करें, राजस्थान में बहुत बड़े चेहरे हैं, वसुंधरा जी के पुत्र हैं। तो एजेंसियों को जब जैसे सबूत मिलता है वो काम करती है। लेकिन अगर सारे भ्रष्टाचारी कांग्रेस और दूसरे राज्यों के दूसरे विपक्षी गठबंधन के पाले में रहेंगे तो इसमें हमारा क्या कसूर? और मेरा अभी भी बड़ा प्रश्न है कि जब लालकृष्ण आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी ने जब सीबीआई इंक्वायरी पेश किया था राम जन्मभूमि मामले में, तो हमने तो कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला, जांच होती रही। मुख्यमंत्री को किस बात का डर है? मुख्यमंत्री को पता उनका पाप का घड़ा भर गया है, उनकी कयामत की रात आ गई है, गुनाहों का फैसला होगा। ठीक है, शिशिर जी से इसका जवाब लेते हैं। ठीक है शिशिर जी, आपने प्रतुल जी की बातों को सुना। वो कह रहे हैं कि भैया अब आपके दिन खराब आ गए हैं, शुरू हो गए हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब आखिर जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं प्रदीप बागची की बात करूं तो कहा जाता है लैंड माफियाओं, बिचौलियों और नौकरशाहों से मिलकर काम किया गया। रिपोर्ट कहती है सर, रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन है, और अगर सीएम के साथ वो नाम संबंधित है तो सवाल उठना लाजमी है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। दरअसल देखिए हर्ष जी, चीफ मिनिस्टर झारखंड ने ईडी को समय दिया कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको इस मामले में पूछताछ करनी है, तो आप आखिर चीफ मिनिस्टर के पास भी जो समय अवेलेबिलिटी उसकी होगी उसी समय रह जाएगा ना किसी को पूछने या इन्वेस्टिगेशन करने का। नंबर एक। नंबर दूसरा जो सवाल है आपका, देखिए कोई भी मामला होता है वो उसको एजेंसी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है और फिर फाइंड आउट करती है कि आखिर इसमें दोषी कौन है। वो उसके लिए कोई भी सरकार की किसी भी एजेंसी को प्रिविलेज है कि वो उसे इन्वेस्टिगेट करे और फाइंड आउट करे। लेकिन जो तीसरी सबसे मूल इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि विपक्ष जिस प्रकार से मजबूत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल डर जो है वो विपक्षी दलों से हो गया है। और शायद यही वजह है कि जो डरा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो बनाया जिसने नींव रखी वही अलग हो गया। आप कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, मुझे नाम तो बताइए एक एक करके कि कौन कौन मजबूत हुआ। जिस नहीं आप कह रहे हैं हो गया, हमारे कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और पूरे देश गठबंधन मजबूत हुआ। अभी हाल ही में घटनाक्रम क्या हुआ सर? नीतीश बाबू अलग हो गए हैं, आप जानते हैं कितनी लोकसभा सीट है बिहार में? नीतीश जी की हैसियत क्या है बिहार में? नीतीश जी की हैसियत क्या है बिहार में? आप 2014 के जब आपके साथ थे, जब नीतीश जी की हैसियत बहुत अच्छी थी, अब नीतीश जी की कोई हैसियत नहीं है। सुन लीजिए, हाँ। ये है कि 100 सीटों 2020 आते आते 43 सीटों पे आ गई, यही नीतीश जी की हैसियत है। आप किसकी बात कर रहे हैं? और नीतीश जी ने तो कीर्तिमान स्थापित किया है अपना ट्रैक रिकॉर्ड पलटने का। अगर किसी देश में विपक्ष मजबूत होता है ना तो उस देश की तरक्की होती है सर, ये कहा जाता है। लेकिन आप ही विपक्ष हैं लेकिन मजबूत नहीं है, ये सच्चाई है सर, ये कह रहा हूं। और डरा हुआ व्यक्ति जो है ना, वो जैसे कहावत है अंग्रेजी में, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो ऑफेंसिव वो सबसे पहले होता है क्योंकि वो खुद डिफेंस में है।
इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की से डर गई है और इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई, चलिए, इस प्रकार ठीक के है। हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, समय थोड़ा कम है, इस डर का जवाब भी ले लेते हैं। प्रतुल जी, क्यों डरे हैं भाई? आपकी पूरी पार्टी डरी हुई है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, ये सवाल पूछ रहे हैं शिशिर जी। हर्ष, जो कहा आफ्टरनून था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से डरी हुई है। 2 बार से तो ये प्रतिपक्ष का नेता के बनने लायक भी सीटें नहीं ला पाए थे। पार्लियामेंट में ये 10% सीट भी नहीं ला पा रहे हैं। 53 सीटें लाए थे पिछली बार, और इस बार मुझे लगता है 2024 में जिस तरीके से राहुल गांधी की अन्याय यात्रा बढ़ती जा रही है और एक एक करके उनके सहयोगी उनको छोड़ते जा रहे हैं, जब ये अन्याय यात्रा जाकर पश्चिम के तट पर खत्म होगी तो शायद उस समय राहुल गांधी, उनकी मम्मी और उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी ही इस इंडी गठबंधन में होगी। ममता बनर्जी ने पहले ही आंखें तरेड़ दी है, उसके बाद नीतीश कुमार अलग हो गए। जब इनके साथ में था तो विकास पुरुष थे, अब कह रहे क्या हैसियत है, हैसियत की बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस अपनी राजनीतिक हैसियत देख लेना, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कितनी बड़ी हाशिए में। और चलते चलते मेरा फाइनल कमेंट है, 2024 का चुनाव का इंतजार कीजिए, कांग्रेस 24 सीट मिले है ना तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, लेकिन सर जो भी होगा होता है, जनता जनता करती है और देख आगे रही है आने वाले हर्ष समय में जी। जनता ही तय करेगी। बिल्कुल, शिशिर जी, जनता तय करेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिएगा। है जिस प्रकार के हथकंडे ये अपना रहे हैं, 2024 में इनको इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और हम लोग इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। चलिए ठीक है, वो तो जनता तय करेगी कि प्रतुल जी को वो जवाब देगी या आपको देंगी। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही था। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े। सत्येंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप शेष भारत के साथ जुड़े हैं। फिलहाल ईडी की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने हैं हेमंत सोरेन से। आगे आने वाले समय में जब सवाल पूछे जाएंगे और आगे आने वाले समय में जब उसका जवाब मिलेगा तो शेष भारत आपको जरूर बताएगा। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आती हैं वही कई सवाल पूछती हैं और आईना दिखाने का काम भी इन राजनेताओं को करती हैं। फिलहाल ऐसी खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे, सवाल शेष भारत पूछता रहेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।